नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सचिन और एड्यू सचिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज की बात एक सवाल से शुरू करते हैं। आखिर किसी भी शासक को, किसी भी राजा को महान या द ग्रेट क्यों कहा जाता है? ऐसा क्या करना पड़ता है? आज हम इतिहास के पन्नों से एक ऐसे ही बादशाह की कहानी को समझने वाले हैं जिनके नाम के साथ दुनिया महान शब्द जोड़ती है। अकबर द ग्रेट। जी हाँ, हम बात करेंगे जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर की, जिनका शासनकाल 1556 से 1605 तक रहा। देखिए, ये सिर्फ एक राजा की कहानी नहीं है, ये उस दौर की कहानी है जिसने ना सिर्फ हिंदुस्तान का नक्शा बदला, बल्कि उसकी आत्मा पर भी एक गहरी छाप छोड़ी। तो तैयार हो जाइए इस शानदार कहानी में मेरे साथ गहराई तक उतरने के लिए। तो ये है वो शख्सियत, शहंशाह हिंदुस्तान अकबर, मुगल सल्तनत के शायद सबसे ताकतवर और सबसे मशहूर शासक, और बादशाह हुमायूं के सबसे बड़े बेटे। लेकिन इनका पूरा नाम अबुल फतह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, ये सिर्फ एक नाम नहीं था, ये अपने आप में एक पूरे युग की पहचान था। एक ऐसा दौर जिसने भारत को एक नई दिशा दी। हमारी आज की कहानी इसी बारे में है कि कैसे एक नौजवान लड़का, जिसे विरासत में एक बिखरता हुआ साम्राज्य मिला, कांटों भरा ताज मिला, उसने अपनी सोच, अपनी हिम्मत और अपनी दूरदर्शिता से उसे अपने समय की सबसे शानदार सल्तनत में बदल दिया। देखिए, अकबर की शख्सियत और उनके दौर को सही मायने में समझने के लिए हमने उनकी कहानी को 5 जरूरी हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले हम देखेंगे उनका मुश्किलों से भरा शुरुआती जीवन और उनकी ताजपोशी। फिर हम गवाह बनेंगे उनके साम्राज्य के जबरदस्त विस्तार के, कि कैसे उन्होंने मुगल साम्राज्य को पूरे भारत में फैलाया। इसके बाद हम उनके क्रांतिकारी प्रशासनिक और राजस्व सुधारों की गहराई में उतरेंगे, जो आज भी हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। चौथा हिस्सा सबसे दिलचस्प है, उनकी अनोखी आध्यात्मिक खोज और सुलह एक कुल, यानी सभी धर्मों के लिए शांति की नीति। और आखिर में हम बात करेंगे उस कला, साहित्य और संस्कृति की जो उनके दौर में अपने चरम पर पहुंची। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। तो शुरू करते हैं हमारे पहले पड़ाव से, अकबर का शुरुआती जीवन और उनका राज्याभिषेक। देखिए, हर महान कहानी की जड़ें उसके अतीत में होती हैं, और अकबर का बचपन किसी आम शहजादे जैसा बिल्कुल नहीं था। ये कहानी असल में शुरू होती है मुश्किलों से, निर्वासन से, जब उनके पिता हुमायूं अपना सब कुछ हार चुके थे। तारीख थी 15 अक्टूबर 1542। जगह थी अमरकोट के राजपूत राजा राणा वीरसाल का महल, जहां एक भविष्य के मुगल बादशाह का जन्म हुआ। उनके माता पिता हुमायूं और हमीदा बानो बेगम उस वक्त भगोड़े थे, शेरशाह सूरी से हारकर दर बदर भटक रहे थे। आप जरा सोचिए, इस बात को महसूस कीजिए, एक मुगल शहजादा एक हिंदू शासक की पनाह में पैदा हो रहा है। शायद यही वो पल था जहां अकबर की मशहूर सहिष्णुता के पहले बीज बोए गए थे। और फिर किस्मत ने एक और बड़ा मोड़ लिया। साल 1556 में दिल्ली में हुमायूं की सीढ़ियों से गिरकर अचानक मौत हो गई, और पंजाब के कलानौर में एक 13-14 साल के लड़के के सिर पर हिंदुस्तान का ताज रख दिया गया। एक बच्चा जिसके कंधों पर एक बिखरे हुए अस्थिर साम्राज्य का पूरा बोझ था। लेकिन दिल्ली का तख्त जिस पर अकबर का हक था, वो खाली नहीं था। उस पर आदिल शाह के बहुत ही काबिल सेनापति हेमू का कब्जा हो चुका था, जिन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि भी धारण कर ली थी। अब एक 13 साल के बच्चे के लिए ये एक नामुमकिन सी चुनौती थी। और फिर 1556 में पानीपत के मैदान में भारत के इतिहास की एक सबसे निर्णायक लड़ाई का मंच तैयार हुआ। अकबर की सेना की कमान उनके वफादार संरक्षक बैरम खान के हाथ में थी। जंग बिल्कुल बराबरी पर चल रही थी कि तभी किस्मत का एक तीर सीधा हेमू की आंख में जा लगा। सेनापति गिरा, सेना में भगदड़ मच गई, और देखते ही देखते पूरी बाजी पलट गई। वो एक तीर सिर्फ एक लड़ाई नहीं जीता था, उसने भारत में मुगल साम्राज्य की नींव को फिर से जमा दिया और अकबर के लिए दिल्ली के दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए खोल दिए। दिल्ली तो जीत ली गई थी, पर असली सत्ता अभी भी अकबर के हाथों से दूर थी। उनके शासन के शुरुआती साल 2 अलग-अलग प्रभावों के दौर से गुजरे। पहला दौर था 1556 से 1560 तक, जब उनके संरक्षक बैरम खान ने उनके नाम पर पूरे साम्राज्य को चलाया। लेकिन जैसे जैसे अकबर बड़े हो रहे थे, मतभेद बढ़ने लगे और आखिरकार बैरम खान को पद से हटा दिया गया। इसके बाद 1560 से 1562 का दौर आया, जिसे इतिहासकार अक्सर पेटीकोट सरकार या पर्दा शासन भी कहते हैं। इस दौरान उनकी महत्वाकांक्षी धाय माँ महम अनगा और उनके करीबी लोगों का दरबार में बहुत ज्यादा प्रभाव था।
आखिरकार 1562 में 20 साल के अकबर ने खुद को इन सभी प्रभावों से आजाद किया और सत्ता की बागडोर पूरी तरह अपने हाथों में ले ली और अब वो अपने दम पर शासन करने के लिए तैयार थे। अब जब सत्ता पूरी तरह से अकबर के हाथों में थी तो उन्होंने अपनी नजरें साम्राज्य के विस्तार पर टिका दी। वो इस बात को अच्छी तरह जानते थे कि एक शक्तिशाली और स्थिर साम्राज्य बनाने के लिए उसे जीतना और जोड़ना बहुत जरूरी है। और यहीं से शुरू होता है अकबर के विजय अभियानों का एक लंबा और शानदार दौर। अकबर ने एक के बाद एक कई शानदार सैन्य अभियान चलाए। 1561 में मालवा पर कब्जा किया गया। यहाँ अकबर की दूरदर्शिता देखिए। उन्होंने हारे हुए शासक बाज बहादुर की काबिलियत को पहचाना और बाद में उन्हें अपने दरबार में एक मनसबदार यानी एक ऊंचा पद दे दिया। 1564 में गोंडवाना का अमीर राज्य भी जीत लिया गया। लेकिन जो असली और सबसे बड़ी बाजी थी वो थी 1572 में गुजरात की जीत। ये सिर्फ एक और इलाका नहीं था, ये उस समय भारत का व्यापारिक केंद्र था, समुद्री व्यापार का दरवाजा था। गुजरात को कंट्रोल करने का मतलब था देश की अर्थव्यवस्था को कंट्रोल करना। इसी अहम जीत की याद में अकबर ने 1573 में फतेहपुर सीकरी में शानदार बुलंद दरवाजा बनवाया जो आज भी उनकी ताकत का एक बुलंद प्रतीक बनकर खड़ा है। जहां ज्यादातर राजपूत शासकों ने अकबर की बढ़ती ताकत को स्वीकार कर लिया, वहीं एक राज्य अपनी आन बान और शान पर अड़ा रहा, मेवाड़, अपने अदम्य शासक महाराणा प्रताप के नेतृत्व में। इसका नतीजा हुआ 1576 में हल्दी घाटी की वो ऐतिहासिक लड़ाई जिसके बारे में हम सब ने सुना है। और दिलचस्प बात यह है कि इस जंग में मुगल सेना का नेतृत्व खुद अकबर नहीं बल्कि एक और महान राजपूत आमेर के राजा मान सिंह कर रहे थे। हालांकि महाराणा प्रताप युद्ध के मैदान में हार गए, लेकिन उनका हौसला कभी नहीं टूटा। उन्होंने कभी सरेंडर नहीं किया और जंगलों से अपनी लड़ाई जारी रखी और राजपूतों के गौरव और स्वाभिमान का एक अमर प्रतीक बन गए। देखिए, एक विशाल साम्राज्य को सिर्फ जीत लेना ही काफी नहीं होता। उसे ठीक से चलाने के लिए, उसे संभालने के लिए एक बेहतरीन सिस्टम की जरूरत होती है। और यहीं पर एक योद्धा अकबर एक कुशल प्रशासक अकबर में बदल जाते हैं। अब हम उनके शासन की असली बुनियाद को समझेंगे, उनके प्रशासनिक और राजस्व सुधार। अकबर की प्रशासनिक व्यवस्था की जो रीढ़ की हड्डी थी वो थी 1571 में शुरू की गई मनसबदारी प्रथा। अब ये क्या थी? इसे आप साम्राज्य के सभी बड़े अधिकारियों, चाहे वो सेना के हों या सिविल सेवा के, उनके लिए एक यूनिफाइड रैंकिंग सिस्टम की तरह समझ सकते हैं। जैसे आज की सेना में या किसी बड़ी कंपनी में रैंक होते हैं, बिल्कुल वैसा ही कुछ। मनसब एक अरबी शब्द है जिसका सीधा मतलब होता है पद या रैंक। इस एक शानदार व्यवस्था के तहत हर अधिकारी को एक मनसब दिया जाता था और इसी से उसकी हैसियत तय होती थी। इस एक विचार ने नागरिक और सैन्य प्रशासन को एक ही मजबूत धागे में पिरो दिया। तो सवाल ये है कि ये रैंक तय कैसे होता था? इसके दो मुख्य हिस्से थे, जात और सवार। जात से अधिकारी का व्यक्तिगत पद और उसकी सैलरी तय होती थी। जिसका जात जितना ऊंचा, दरबार में उसका रुतबा उतना ही बड़ा माना जाता था। वहीं सवार ये बताता था कि उस अधिकारी को शाही सेना के लिए कितने घुड़सवार सैनिक रखने होंगे। उदाहरण के लिए राजा मानसिंह के पास 7,000 का बहुत ऊंचा मनसब था। वेतन या तो कैश में दिया जाता था या फिर जागीर यानी जमीन के रूप में। इस सिस्टम का सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि इसने एक ऐसी वफादार और कुशल अफसरशाही बनाई जो किसी और के लिए नहीं बल्कि सीधे बादशाह के प्रति जवाबदेह थी। प्रशासन के साथ साथ आता है राजस्व यानी टैक्स कलेक्शन। अकबर के वित्त मंत्री थे ब्रिलियंट राजा टोडरमल। 1580 में उन्होंने दहशाला या जब्ती प्रणाली के नाम से एक बहुत ही वैज्ञानिक और निष्पक्ष भू राजस्व व्यवस्था लागू की। अब मनमानी टैक्स की जगह जमीन को पहले अच्छी तरह से मापा जाता था और फिर पिछले 10 सालों की औसत पैदावार के आधार पर टैक्स तय किया जाता था। यही नहीं, भूमि को उसकी उपजाऊ शक्ति के आधार पर 4 श्रेणियों में बांटा गया था। पोलज जो सबसे अच्छी जमीन थी, परौती जिसे कुछ समय खाली छोड़ा जाता था, चाचर जिसे और ज्यादा समय के लिए खाली छोड़ा जाता था, और बंजर जिस पर खेती नहीं होती थी। इस सिस्टम ने किसानों और राज्य दोनों के लिए स्थिरता और प्रिडिक्टेबिलिटी सुनिश्चित की। अकबर को इतिहास में सिर्फ उनकी जीतों या प्रशासन के लिए ही नहीं बल्कि उनकी अनोखी और उदार धार्मिक नीति के लिए सबसे ज्यादा याद किया जाता है। सच कहूं तो ये उनके व्यक्तित्व का सबसे दिलचस्प और गहरा पहलू है। तो चलिए अब उनके शासन के चौथे और सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव की ओर बढ़ते हैं। अकबर ने बहुत कम उम्र में ही अपनी खुली सोच का परिचय देना शुरू कर दिया था। 1562 में उन्होंने युद्ध बंदियों को गुलाम बनाने की प्रथा पर रोक लगा दी।
एक साल बाद 1563 में उन्होंने गैर मुसलमानों पर लगने वाला तीर्थ यात्रा कर खत्म कर दिया और 1564 में उन्होंने जजिया कर को खत्म करने जैसा एक ऐतिहासिक कदम उठाया जो गैर मुस्लिम प्रजा पर लगाया जाता था। आप सोचिए, उस दौर में जब दुनिया में धार्मिक कट्टरता आम थी, ये सचमुच कितने क्रांतिकारी कदम थे। उनकी ये यात्रा आगे बढ़ी अपनी नई राजधानी फतेहपुर सीकरी की स्थापना के साथ और 1575 में वहां इबादत खाना यानी प्रार्थना घर के निर्माण के साथ। ये इबादत खाना अकबर की सच्चाई की खोज का केंद्र बन गया। शुरुआत में यहाँ सिर्फ मुस्लिम विद्वानों के बीच बहस होती थी, लेकिन उनकी आपसी लड़ाइयों से निराश होकर अकबर ने 1578 में इसके दरवाजे सभी धर्मों के विद्वानों के लिए खोल दिए। हिंदू, जैन, पारसी, ईसाई सभी को बुलाया गया। इन गहरी चर्चाओं का नतीजा 1582 में दीन ए इलाही यानी ईश्वर का धर्म के रूप में सामने आया। ये कोई नया धर्म नहीं था, बल्कि सभी धर्मों की अच्छी बातों पर आधारित एक नैतिक कोड था। इसका मूल सिद्धांत था सुलह ए कुल, जिसका मतलब है सार्वभौमिक शांति या पीस विद ऑल। और एक बहुत दिलचस्प बात यह है कि इस रास्ते को औपचारिक रूप से अपनाने वाले एकमात्र हिंदू दरबारी उनके करीबी दोस्त बीरबल थे। एक महान शासक की पहचान सिर्फ उसकी लड़ाइयों और कानूनों से नहीं होती, बल्कि इस बात से भी होती है कि उसके दौर में कला और संस्कृति कितनी ऊंचाई पर पहुंची। और इस मामले में अकबर का युग वाकई एक स्वर्ण युग था। अब हम अपने अंतिम पड़ाव पर आते हैं, कला, साहित्य और अकबर की विरासत। अकबर के दरबार की शान थे उनके नवरत्न यानी 9 जवाहरात। ये उस समय के भारत के सबसे प्रतिभाशाली दिमागों का एक समूह था। इनमें थे बीरबल, जिनका असली नाम महेश दास था, अकबर के हाजिर जवाब सलाहकार, जिनकी बुद्धिमानी के किस्से आज भी मशहूर हैं, संगीत सम्राट तानसेन, जिनके रागों के बारे में कहा जाता है कि उनसे दिए जल उठते थे और बारिश हो जाती थी, वित्तीय जीनियस राजा टोडरमल, अकबर की राजस्व प्रणाली के निर्माता, और बहादुर राजा मानसिंह, अकबर के सबसे भरोसेमंद सेनापतियों में से एक। इस प्रतिभाशाली मंडली में आगे थे अबुल फजल, वो महान विद्वान जिन्होंने अकबरनामा में अकबर के शासन को हमेशा के लिए अमर कर दिया। उनके भाई फैजी, जो दरबार के राजकवि थे, अब्दुल रहीम खान खाना, बैरम खान के बेटे और हिंदी के एक महान कवि, और अपनी चतुराई के लिए मशहूर मुल्ला दो प्याजा और अकबर के आध्यात्मिक सलाहकार फकीर अजीउद्दीन। इन 9 रत्नों ने मिलकर अकबर के दरबार को ज्ञान और कला का एक ऐसा केंद्र बना दिया था जिसकी उस समय कोई मिसाल नहीं थी। अकबर का संरक्षण साहित्य तक भी फैला। जहां फारसी दरबारी भाषा थी, वहीं ये दौर हिंदी साहित्य का भी स्वर्ण युग था। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है इसी दौरान तुलसीदास द्वारा रामचरितमानस की रचना। अकबर ने एक मकतब खाना यानी अनुवाद विभाग की स्थापना की, जिसका एक बहुत गहरा मकसद था अलग अलग संस्कृतियों के बीच पुल बनाना। महाभारत जैसे महान ग्रंथों का फारसी में अनुवाद किया गया और उसे रज़्मनामा यानी युद्धों की पुस्तक नाम दिया गया। रामायण का भी अनुवाद हुआ और खुद अकबर के शासनकाल का पूरा इतिहास अबुल फजल ने अकबरनामा में लिखा, जिसका तीसरा भाग आईन ए अकबरी कहलाता है। अब बात करते हैं वास्तुकला की। अकबर एक महान निर्माता थे और उनकी सबसे बड़ी कृति थी सपनों की राजधानी फतेहपुर सीकरी, जिसे सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के सम्मान में बनाया गया था। यहाँ की इमारतें, जो मुख्य रूप से लाल बलुआ पत्थर से बनी हैं, आज भी देखने वालों को हैरान कर देती हैं। इनमें शामिल है गुजरात विजय का प्रतीक, दुनिया का सबसे ऊंचा दरवाजा बुलंद दरवाजा, हवादार पंचमहल और शेख सलीम चिश्ती की शांत सफेद संगमरमर की दरगाह। इसके अलावा आगरा का भव्य किला भी उन्हीं के शासनकाल में बनवाया गया था। हर महान कहानी की तरह अकबर की कहानी का भी अंत हुआ। उनका आखिरी सैन्य अभियान 1601 में असीरगढ़ के किले के खिलाफ था। उनके आखिरी साल अपने ही बेटे सलीम, जो बाद में जहांगीर कहलाए, के विद्रोह के दर्द से भी भरे थे। अक्टूबर 1605 में अकबर महान का निधन हो गया। आगरा के पास सिकंदरा में उनका मकबरा है, जो आर्किटेक्चर के हिसाब से बहुत अनोखा है। इसमें पारंपरिक गुंबद नहीं है। शायद ये उनके मिले जुले विचारों का अंतिम प्रतीक है, जो बौद्ध और हिंदू शैलियों से भी प्रेरणा लेता है। उनके बाद उनके बेटे सलीम जहांगीर के नाम से गद्दी पर बैठे और इसी के साथ अकबर महान की कहानी समाप्त होती है। लेकिन ये हमारे लिए एक बहुत गहरा सवाल छोड़ जाती है, अकबर की असली विरासत क्या है? क्या ये वो विशाल और स्थिर साम्राज्य था जिसे उन्होंने अपनी जीतों से बनाया? क्या ये समावेशी शासन का उनका मॉडल था, जो एक विविध भूमि में एकता का एक नजरिया था? या फिर ये कला, साहित्य और संस्कृति का वो स्वर्ण युग था जिसे उन्होंने सींचा? शायद इसका जवाब ये है कि अकबर की असली विरासत इनमें से कोई एक चीज नहीं, बल्कि इन सभी का एक असाधारण संगम है।
अकबर की जिंदगी के इस गहरे सफर में मेरे साथ शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि ये विस्तृत विश्लेषण आपको उतना ही दिलचस्प लगा होगा जितना मुझे लगा। हमारे अगले भाग में हम मुगल गाथा को उनके उत्तराधिकारियों जहांगीर और शाहजहां के साथ जारी रखेंगे। अगर आपको ये प्रस्तुति पसंद आई तो कृपया इसे लाइक करें, इतिहास में रुचि रखने वाले दोस्तों के साथ शेयर करें और एड्यू सचिन को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप कोई भी कहानी मिस ना करें। मिलते हैं अगली कहानी में।